एक आम जो हिंदू है या एक आम जो मुस्लिम है वो ये बात क्यों नहीं समझ पा रहा है, और वो क्यों इस चीज़ पे लड़ाइयाँ कर रहा है कि यार मुस्लिम है तो इसने गलत किया, हिंदू है तो इसने गलत किया, क्यों नहीं समझ पा रहा है सर? अभी आपने देखा होगा हमारे देशवासियों ने जो करके दिखाया सिंदूर ऑपरेशन के थ्रू, उसमें आपने देखिए सोफिया जी ने क्या करके दिखाया अपने देश के लिए। यस। तो ये सोफिया कोई हिंदू तो है नहीं, वो भी मुसलमान ही है, और जहां मारने गई थी वो भी मुसलमान थे, लेकिन उन्होंने गलत किया था उसका जवाब देने गए थे। हम भाई को मारने नहीं गए थे, मेरे साथ जो गलत किया मैं उसका जवाब देने गया था, और उस जवाब को मैं दे के आया कि अगर तुम मेरे घर पे आके मारने की क्षमता रखते हो तो तुम्हारे देश में घुस के हम मारने की भी क्षमता रखते हैं। आज इससे ये आदमी को एहसास होता है। यहीं से आप सोच लीजिए कि अगर हिंदू मुस्लिम की जो बात करता है तो उससे ज़्यादा नासमझ आदमी हमको नहीं लगता कोई दूसरा होगा। सर अब इलेक्शंस आने वाले हैं 2027 के अंदर, क्या तैयारी है यूपी में? जैसे सेंटर में जो इलेक्शंस हुए थे जिसमें हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को हमने प्रधानमंत्री चुना, उसके अंदर यूपी में सेंटर की बहुत कम सीट्स आई थी जितनी पहले आई थी 2019 में। अब स्टेट के इलेक्शंस 2027 में आने वाले हैं। दो क्वेश्चन सर, क्या योगी आदित्यनाथ अभी भी सीएम कैंडिडेट ही रहेंगे या उनको सेंटर मिनिस्ट्री में लेके जाने की तैयारी है? नंबर 2, क्या इस बार भी बीजेपी इलेक्शंस जीत रही है? जय हिंद दोस्तों, आज मेरे साथ बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं यूपी से डॉक्टर मोहम्मद हारून रईन जी, जो 15 से 20 साल से ऑलरेडी पॉलिटिक्स में एसोसिएटेड हैं और बहुत सारे समाज सेवी के कामों में आगे रहते हैं। बिल्कुल हमेशा सर का मैंने जब इंस्टाग्राम चेक किया और बहुत सारी चीज़ें मैंने सर के बारे में पढ़ी तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, तो मैंने सर को इन्वाइट किया एक छोटे से पॉडकास्ट के लिए। बड़ी मुश्किल से सर से टाइम मिला है, ऑलमोस्ट 6 महीने बाद टाइम मिला है, तो वेलकम सर। थैंक यू सर, जो एक बर्निंग टॉपिक है मैं उसी से ही शुरुआत करूंगा। बीजेपी तो कहीं ना कहीं अगेंस्ट है मुस्लिम्स के, और आप एक मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करते हो। ऑल्दो इसमें आप कुछ कर नहीं सकते कि आप हिंदू परिवार में पैदा होंगे या मुसलमान परिवार में पैदा करो, कोई कुछ नहीं कर सकता, भगवान के हाथ में है ये सब कुछ। सर कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि कुछ गलत कभी कभी आपके साथ होता है पार्टी के अंदर, कुछ चीज़ें आपकी फेवर में होनी चाहिए लेकिन वो मुसलमान के टैग की वजह से आपसे छीनी जाती हैं, या आपके साथ कुछ गलत होता है? देखिए, ये भरम फैलाने वाले लोगों का काम है। ये जो अफवाह फैला रहे हैं कि मुसलमानों के साथ में भारतीय जनता पार्टी में अच्छा व्यवहार नहीं करती, हाँ। ये सरासर गलत है। मेरी बात ले लीजिए, मैं तो आज़ाद हूँ, भारतीय जनता पार्टी में हूँ। अगर मुझे गलत लगता होता तो मैं भारतीय जनता पार्टी में क्यों शामिल होता? बिल्कुल ठीक बात है। और अगर गलत हो रहा होता मेरे साथ में तो मैं भारतीय जनता पार्टी से फिर निकल जाता। बिल्कुल ठीक बात है। ये उन लोगों की चाल है कि भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों की दुश्मन है, जो लोग अपनी रोटियां नहीं सेक पा रहे हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो आप देख लीजिए, पहले अगर 100 रुपये चलते थे बिल्कुल ठीक है, 10 रुपये मिलते थे। परफेक्ट। आज क्या है कि 100 चले तो 100 मिलेंगे, 99 नहीं होंगे। उसकी वजह सीधे आपके अकाउंट में आता है। बिल्कुल ठीक है। और पार्टियां वो जो थी जो 100 रुपये चालू करते थे लेकिन मिलते 10 थे, वो कहाँ जाता था? 90% जाता था। आज जिसको ज़रूरत है, जो पात्र है, जितने का पात्र है, 100% वो उसको पात्रता पे पाया जाता है। जितने भी, चाहे 1000 हो चाहे 1 लाख हो, जो भी पैसा जाएगा उसमें कोई कटौती नहीं, ना कहीं पे कटिंग है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी इस मामले में नंबर 1 पर है। बहुत बढ़िया सर। तो सर ये चीज़ एक आम जो हिंदू है या एक आम जो मुस्लिम है वो ये बात क्यों नहीं समझ पा रहा है, और वो क्यों इस चीज़ पे लड़ाइयाँ कर रहा है कि यार मुस्लिम है तो इसने गलत किया, हिंदू है तो इसने गलत किया, वो क्यों नहीं समझ पा रहा है सर?
समझ पा रहा है। हाँ अगर समझ नहीं पा रहा होता तो आज देश जो अमन और चैन से जी रहा है, देशवासी अमन चैन से रह रहे हैं, तो कैसे होते? बिल्कुल ठीक बात। आज वो लोग सबसे ज्यादा परेशान हैं जो लोग भ्रष्टाचार में लिप्त थे। आज वो लोग सबसे ज्यादा परेशान हैं जो क्राइम में नंबर 1 पर थे। भारतीय जनता पार्टी ने जब से प्रदेश और देश में सरकार बनाई है, भ्रष्टाचार खत्म हुआ कि नहीं खत्म हुआ? बहुत कम हुआ है। क्राइम खत्म तो हुआ कि नहीं हुआ, खत्म हुआ? खत्म तो नहीं हुआ है, देखो नहीं, कम हुआ देखिए, है, मैं खत्म नहीं बोलूंगा। 90% खत्म हो गया। हाँ। 10% जो लोग बचे हैं वो सांस नहीं ले पा रहे हैं। अगर इस क्राइम में आते हैं वो निपट जाएंगे जो बचे कुचे हैं। लेकिन ये आप आज की डेट में देख लीजिए, एक टाइम था जब दिल्ली आना होता था हम लोग को बिल्कुल 12-14 घंटे लगते थे। आज मैं दिल्ली पर 6 घंटे में पहुंचता हूँ। कहाँ से सर, लोकेशन कहाँ से ट्रैवल करते थे 14 घंटे? यूपी से, लखनऊ से। लखनऊ से, ओके। लखनऊ से दिल्ली आने में 14 घंटे लगते थे, 12 से 14 घंटे लगता था। आज की डेट में आप 6 घंटे में दिल्ली पहुंचेंगे, और मैं कल आया हूं 6 घंटे में पहुंचा हूं। तो ये क्या है? समय ही कीमती है। भारतीय जनता पार्टी ने समय का ध्यान रखा है। समय के साथ आपने एक पॉइंट और बोला हुआ है अपनी बहुत सारी वीडियोस के अंदर कि एजुकेशन सिस्टम, कहीं ना कहीं एजुकेशन पूरी ना होने की वजह से भी थोड़ा सा हिंदू मुस्लिम का रिफ्ट बढ़ता है, आपस में लड़ाई झगड़ा थोड़ा सा होता है। अगर एजुकेशन अच्छे से मिल जाए तो क्या आपके हिसाब से ये रिफ्ट कम हो जाएगा? बिल्कुल कम हो जाएगा। मैं माननीय मोदी जी से और प्रदेश की सरकारों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि इस बात पे बहुत ध्यान दे दें। शिक्षा पर ध्यान दे देगी सरकारें तो ये जो आपस के झगड़े हैं लोगों के ख़त्म हो जाएंगे। शिक्षा ना होने की वजह से आज जो हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, भेदभाव की बात करते हैं, शिक्षा होने पर ये भेदभाव ख़त्म हो जाएगा। और दूसरी बात मैं इसलिए और ज़्यादा जोर देना चाहता हूँ, आज की डेट में जो प्राइवेट स्कूल हैं वो लोग मनमानी बहुत करते हैं। सरकार से मेरी रिक्वेस्ट है कि जो लोग मनमानी करते हैं, मनमानी फीस लेते हैं, इस पर सरकार ध्यान देगी तो मैं उस सरकार का बहुत ही शुक्रगुजार होऊंगा कि मेरे इस पॉडकास्ट के जरिए से हमारी बात उन तक पहुंची है और उस पर ध्यान दिया। जब इस चीज़ का ध्यान दे देगी सरकार तो वो हमें पता भी चल जाएगा। तो मैं पूरी तरीके से उसका शुक्रगुजार रहूँगा और एहसानमंद रहूँगा कि मेरी इस बात को लेकर प्राइवेट सरकारों की फीस जो है एक लिमिट में कर दी जाए, जिससे कि हर आदमी पढ़ाने में सक्षम हो जाए। अच्छा, कहीं पर एक चीज़ और भी आती है, शिक्षा में गरीबों में दिक्कत इसलिए होती है क्योंकि आज शिक्षा बहुत महंगी हो गई है। और शिक्षा पर अगर सरकार ध्यान दे देती है तो ये मान के चलिए आज की डेट में 50%, 40%, जितने भी परसेंट में मुसलमान हैं, मैं ये दावा करता हूँ अगर मुसलमानों को शिक्षा सही से मिल गई तो 80% मुसलमान भारतीय जनता पार्टी के साथ में जुड़ जाएगा। सर बट उनको शिक्षा मिल क्यों नहीं पा रही है? क्योंकि सरकार अपनी तरफ से तो इनिशिएटिव्स ले रही है। मेरे हिसाब से गवर्नमेंट स्कूल्स में तो ऑप्शन है ही एजुकेशन के लिए, लेकिन गवर्नमेंट स्कूल्स में इतनी सारी फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं, फ्री मील सिस्टम भी है, सरकार खाना भी दे रही है, किताबें भी दे रही है, फीस भी बहुत नेग्लिजिबल है या ऑलमोस्ट ज़ीरो ही है। तो फिर भी सरकारी स्कूल्स में क्या स्टैंडर्ड अच्छा नहीं है जिसकी वजह से आप प्राइवेट स्कूल्स की फीस में कुछ डिस्काउंट मांगने की बात कर रहे हैं? तो क्या सरकारी स्कूल्स में अभी फैसिलिटीज़ उतनी नहीं पहुँच पाई है यूपी में? बिल्कुल, जितनी जो है जरूरत है उसके हिसाब से जरूरत है उतनी नहीं पहुंच पाई। और एक चीज़ ये रहती है कि जैसे कि जो सरकारी टीचर है, टीचर की सैलरी जो है भारत सरकार बहुत अच्छी दे रही, उसके बाद भी बच्चों को पढ़ाने में उनको दिक्कत होती है। अच्छा, वो सिर्फ टाइम पास करते हैं, उस टाइम पास की वजह से बच्चे कोई पढ़ लिख नहीं पा रहे हैं। बहुत बड़ी बात। प्राइवेट स्कूलों में क्या है कि वो लोग फीस लेते हैं तो बच्चों पे ध्यान देते हैं, लेकिन सरकारी स्कूलों में अभी तक इन मामले से बहुत दूर हैं। कितनी भी सरकार जो है उस पर कोशिश कर रही है, जैसे अब तो ये मान के चलिए कि ध्यान दिया जा रहा है इस चीज़ को, अगर बच्चे स्कूल में नहीं होंगे तो इस स्कूल को दूसरे स्कूल से ज्वाइन कर दिया जाएगा।
अच्छा, 2 स्कूल का 1 स्कूल कर देंगे, ओके। तो ये क्या है? और आप खुद सोच लीजिए, अगर सरकारी स्कूलों में अगर शिक्षा सही मिल रही होती तो किसी के पास पैसा फालतू थोड़ी ना है कि प्राइवेट स्कूलों में एडमिशन कराने जाए बच्चों को। लेकिन मजबूरी है, जो लोग पढ़ाना चाह रहे हैं उनकी मजबूरी है कि प्राइवेट स्कूल की तरफ जा रहे हैं, और उसी मजबूरी का फ़ायदा प्राइवेट स्कूल वाले पूरी तरीके से उठा रहे हैं। सरकार अगर इस पे ध्यान दे दे, जो पूरी तरीके से प्राइवेट स्कूल वाले फ़ायदा उठा रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं कि उन्होंने पैसा लगाया है कमाएं, लेकिन एक लिमिट का रखें कि हमको 10% प्रॉफिट पे जो है काम करना है, 20 पे करना, ये नहीं कि उससे 10 गुना % पे हमको काम करना है। सर अब बट इसके अंदर एक पॉइंट और उठ रहा है, आपने बताया एजुकेशन कॉस्टली होती जा रही है। सर कहीं ना कहीं एक चीज़ जो मुझे लगता है जो चीज़ ठीक होनी चाहिए वो है कि जो मुस्लिम कम्युनिटी है वहाँ पे बच्चे बहुत कर रहे हैं सर अभी भी। अब एजुकेट कैसे करोगे सर इतने महंगाई के ज़माने में? तो इसके लिए भी कोई गाइडेंस कुछ उनको दी जाए। आई नो कि उनको समझाना बहुत टफ पड़ेगा, लेकिन इसको समझाने के लिए कुछ सरकारी लेवल पे कुछ किया जा सकता है क्या? 1 चाइल्ड 1 पॉलिसी, 2 चाइल्ड 2 पॉलिसी, ऐसा कुछ भी प्लान किया जा सकता ऐसा है? कुछ नहीं है। ये अब जो है ये सिर्फ अफवाह है कि अच्छा। मुसलमानों के बच्चे बहुत हैं। अब हमारे पास जो आ रहा है डाटा मैं वही बात कर रहा हूँ सर। आप देख लीजिए, अच्छा, ऐसा कुछ नहीं है। ओके। अब हर आदमी इस चीज़ का ध्यान दे रहा है, सरकार इस पे ध्यान दे देगी। अच्छा आप बताइए, हमसे ज़्यादा तो चीन वाले हैं। हाँ बिल्कुल है, बिल्कुल है। फिर वो क्यों तरक्की कर रहा है? सर चाइना के अंदर सरकार का कंफर्ट और कंट्रोल बहुत है सर, वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा बहुत दिया जाता है। फिर यही तो है वहाँ ना। का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बढ़िया है। ये वो मत कहिए कि नाच ना है आंगन टेढ़ा। अब आप नाचना नहीं जान रहे हैं और बता रहे हैं आंगन टेढ़ा है। भाई बच्चे हम कह रहे हैं कि 5 पैदा होते हैं, 7 पैदा हो जाएं। आज की डेट में जो चीज़ फ्री हो दे रहे हैं, आप उस पर एजुकेशन पे ध्यान दे दीजिए। हाँ बेसिकली तो आप ये वो कह जब रहे हो एजुकेशन पाने के बाद में जो काम करेंगे तो आपसे भीख थोड़ी ना मांगेंगे, या आपके पैसे के लालच में थोड़ी ना बैठेंगे कि आप हमको राशन देंगे या आप विद्या पेंशन देंगे तो हम उससे परिवार चलाएंगे। वो खुद कमाने की कोशिश करेंगे, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन जब हमारी सोच को आप बढ़ा नहीं रहे हैं तो हम कैसे सोचेंगे? हमको जैसे अभी हम पढ़े नहीं हैं, अभी हमको कहें कि आपको यूरोप जाना है तो हम तो 100 बार पीछे हटेंगे कि वहाँ जाके हम कैसे बोलेंगे, कैसे इंग्लिश बात में कैसे करेंगे, कैसे क्या करेंगे। बिल्कुल ठीक है। लेकिन यही सरकारें अगर इस चीज़ पे ध्यान दे देंगी कि हर बच्चा जैसे बाहर कमाने, बहुत से लोग सऊदी जाते हैं, बिल्कुल जाते दुबई जाते हैं, वहाँ एजुकेशन की ज़रूरत नहीं है। अच्छा वहाँ पे वहाँ अनएजुकेटेड को भी काम ठीक क्या है, करना है वही करना है जिसमें एजुकेशन की ज़रूरत नहीं। लेबर वाला काम। तो आज की डेट में कितना पैसा विदेशों से आ रहा है? अभी जो मुस्लिम भाइयों में ये है कि अगर लड़का 18, 20, 22 साल का हो गया, कुछ नहीं तो ये हुआ कोई जुगाड़ लगा कि इनको सऊदी भेज दो। अच्छा ये बहुत ज़्यादा हो रहा है क्या इस टाइम? भाई किसी तरह परिवार तो चलाना ही है ना। बिल्कुल ठीक है। तो इस चीज़ पे अगर हम यहाँ जैसे चीन ध्यान दे रहा है, हम ध्यान दे देंगे तो कोई क्यों बाहर जाएगा? बिल्कुल ठीक बात है, ये बात आपकी बिल्कुल वैलिड है सर। भाई अगर और कोई वहाँ जो जा रहा है, ये सच मानिए कि बड़ी मजबूरी में जा रहा है। खुशी खुशी तो कोई नहीं खुशी खुशी कोई अपने माँ बाप को, अपने भाई बहन को, अपनी बीवी को छोड़ के नहीं जाना चाहता है। लेकिन ये जो पेट की आग है, इस आग को बुझाने के लिए आदमी 7 समंदर पार भी चला जाता है। अगर वो आग यही बुझ जाए तो 7 समंदर पार क्यों जाएगा? बिल्कुल ठीक बात है। तो इस चीज पे ध्यान देना चाहिए सबसे ज्यादा। कोई भी सरकार हो, हमको हाँ, बिल्कुल ठीक है। कोई भी सरकार हो इस चीज पे ध्यान दे देगी तो आप ये जो जनसंख्या है, हिंदू मुस्लिम है, ये सब खत्म हो जाएगा। जनसंख्या कोई मतलब नहीं है। अब तो बहुत कम है। हम लोग खुद ही जो है 4 भाई 4 बहन थे, तो क्या उस टाइम पे तो सब में यही था। कोई उस भूखा टाइम थोड़ी ना पे मर तो रहा है। बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन ये है कि मेहनत करके कमाने की सोचे, कोई बड़ी बात नहीं है। और वैसे भी लोग परिवार तो अब कम ही कर दिए हैं। बहुत कम हाँ कर धीरे धीरे करके कम हो रहा है। अब इस चीज को हर आदमी ध्यान देता है, क्योंकि अगर वो सोचता है कि हम अपने बच्चों की अच्छी परवरिश करना है तो इस बारे में उसको ध्यान देना पड़ेगा।
बिल्कुल। और दे रहा है। तो सरकार कोई भी हो सिर्फ शिक्षा पे सबसे ज़्यादा ध्यान देते, तो हमको लगता नहीं कि हमको उनको सम्मान निधि देने की ज़रूरत पड़ेगी, हमको लगता नहीं हमको उनको राशन देने की ज़रूरत पड़ेगी, हमको लगता नहीं कि उनको सरकारी स्कूल की ज़रूरत पड़ेगी। सरकारी स्कूल की तो पड़ेगी, अगर प्राइवेट स्कूल्स तो नहीं मान रहे ना भाई प्राइवेट आप स्कूल्स। इसीलिए तो क्या हो रहा है, सरकारी स्कूल से आज की डेट में बताइए कितने बच्चे पढ़ने आते हैं आप? बहुत कम है, क्वांटिटी बहुत ही कम है। अच्छी फैमिलीज के नहीं मतलब बच्चे जा रहे हैं। जितनी फीस वो जो है टीचर को दे रहे हैं, सरकार जितनी फीस सरकारी स्कूल के टीचरों को दे रही, वो फीस अगर प्राइवेट स्कूलों को देना शुरू कर दे तो उन लोगों की फीस कम हो जाए। और ये जो फर्जी में, ये तो फर्जी है ना। अब एक स्कूल बना है, उसमें अगर 5 टीचर हैं तो 4 से 5 लाख रुपए महीना हुआ। और वो बिल्डिंग बनी है 50 लाख की, 1 करोड़ की। बिल्कुल। बच्चे उसमें 15 आ रहे हैं, तो कहाँ से एवरेज है? वेस्टेज है, वेस्टेज ऑफ गवर्नमेंट मनी। आप इतना बड़ा बिजनेस कर रहे हैं, सीए हैं, अगर आपके पास एक महीने में 1 क्लाइंट आएगा तो आप क्या कैसे काम चलेगा? बिल्कुल ठीक बात है, बड़ा मुश्किल हो जाएगा सर्वाइव होना। बड़ा। मैं आज अपना प्रॉफिटेबिलिटी तो निकाल रहा हूँ, सरकार बेचारी प्रॉफिटेबिलिटी भी नहीं निकाल पा रही है। मैं तो अपना प्रॉफिट देख रहा हूँ, मैं बंद कर दूंगा या चेंज करूंगा, लेकिन सरकार को तो स्कूल भी चलाना ही पड़ेगा, चाहे जैसा भी हो। हाँ। ये अभी या तो इसमें सुविधाएं बढ़ा दें कि प्राइवेट जो बच्चे जा रहे हैं वो सरकारी स्कूल में आना शुरू कर दें। और इस पे सिर्फ ध्यान देने की जरूरत है, सरकार अपनी तरफ से कर भी रही है, लेकिन जो भ्रष्टाचारी हैं वो सब इस पे जो है हावी हैं, उसकी वजह से ये सब नहीं हो पा रहा है। वरना सरकार को जैसे 5 टीचर हैं तो 5 टीचर की फीस तो जा रही है। ठीक बात है सर। अब एक बात बताइए, आपने एजुकेशन को तो टच किया, बहुत अच्छा लगा मुझे, क्योंकि ये तो बहुत ज़रूरी चीज़ है, लेकिन दूसरी एक और चीज़ बहुत ज़रूरी है, वो है हॉस्पिटलाइजेशन। जिस तरीके से एजुकेशन के अंदर धांधलीबाजी होकर बहुत ज़्यादा पैसा प्राइवेट स्कूल्स चार्ज कर रहा है, उसी तरीके से कई हद तक सर प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी यही हाल है। इसके बारे में क्या बोलेंगे सर? सच है, लेकिन इस पे सरकार वास्तव में ध्यान दे रही है। दे रही है? अच्छा। आप किसी भी सरकारी हॉस्पिटल में चले जाइए, आपकी पूरा ट्रीटमेंट होगा, जिस भी कैटेगरी में होंगे। वहाँ पे धांधली इस शिक्षा विभाग के हिसाब से बहुत कम है, बहुत कम है। जिस हिसाब से उन लोगों को सैलरी, डॉक्टरों को सैलरी दी जाती है, उस हिसाब से वो लोग मेहनत करते हैं। तो बेसिकली आप डॉक्टर से फिर भी थोड़ा बहुत सेटिस्फाइड है कि हाँ डॉक्टर्स का सरकारी। और दूसरी बात, सरकार भी उस पर अभी 5-5 लाख रुपए हर आदमी को दे रही है इलाज के लिए। आप सरकारी हॉस्पिटल में चले जाइए, आपको ट्रीटमेंट फ्री होगा। आयुष्मान भारत वाला कार्ड है जैसे, आयुष्मान के जरिए 5 लाख तो वो है ही है। अगर उसके अलावा भी आप जाते हैं, आपको कोई दिक्कत होती है, तब भी आपका इलाज जो होगा वो फ्री होगा। आपको कोई दिक्कत है, जुकाम बुखार, कोई सब जो भी दिक्कतें होंगी, आपको मेडिसिन के साथ में आपको ठीक से ट्रीटमेंट किया जाएगा। और अगर कोई बड़ी प्रॉब्लम है तो आयुष्मान कार्ड है सर। ऐसा ही कोई कार्ड स्कूल्स के लिए भी बनवा दो ना, उनको प्राइवेट स्कूल्स में एडमिशन भी मिल जाए भाई। 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 5 लाख रुपए पर फैमिली एक कार्ड हो गया जी। हर साल आप इतना एजुकेशन के ऊपर खर्च कर सकते हो। ये कैसा आइडिया, अभी बातें करते करते मेरा दिमाग काम किया है। नहीं, ये आइडिया आपका बहुत अच्छा है। लेकिन इससे सरकार का आउटफ्लो कितना होगा? आइडिया बहुत अच्छा है, इसमें सरकार को भारी मदद करने की जरूरत पड़ेगी। बहुत ज्यादा पैसा खर्च हो जाएगा। बच्चे तो ऑलरेडी हाई हैं, हर घर में है। नहीं, उसमें कुछ टैट बनाया जाए कि जो लोअर मिडिल क्लास एंड लोअर क्लास के लोग हैं, जो एजुकेशन बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते, या किसी को 20%, 30%, 50% की वैल्यू के हिसाब से ITRs उनकी उठाई जाए किसी तरीके। ऑल्दो इट्स वेरी हाइपोथेटिकल, बहुत मुश्किल है सरकार के लिए कर पाना, लेकिन जस्ट एक डिबेट के लिए पॉइंट है सर कि क्या इसको किया जा सकता है, कैसे सरकार किया जा के लिए सकता कोई काम मुश्किल नहीं है। अच्छा। ये वैसे आपका क्वेश्चन भी बहुत अच्छा था। हाँ। और इस पर भी मैं सरकार से कहना चाहता हूँ हाँ कि सरकार हमारे बड़े भाई की जो बात थी उस पर ध्यान दे। छोटा भाई सर, छोटा भाई हूँ मैं। ये रिश्ते तो बाद में बन जाएंगे, छोटे हैं, चलिए छोटे भाई की बात पर ध्यान दें। क्योंकि ये सच में है कि अगर आयुष्मान कार्ड के जरिए हर नागरिक को 5 लाख का अगर इलाज फ्री दिया जा सकता है, तो ये भी सच है कि सरकार चाहे तो शिक्षा के लिए भी कार्ड
उस परिवार के लिए जरूर बन जाए। जरूर बन जाए। जो गरीबी रेखा के नीचे हैं उन लोगों को अगर ये कार्ड मिल जाता है तो हमको लगता है कि लोग अपने बच्चों को पढ़ाना जरूर चाहेंगे और पढ़ाएंगे। पढ़ाना तो हर कोई चाहता है सर, सच्चाई है ये। आपके पॉइंट से मैं वैलिड रखता हूँ, क्योंकि देखो एजुकेशन के बिना एक जो अगली पीढ़ी है ना वो चेंज नहीं हो सकती। अगर एक मजदूर है, उसका बेटा मजदूरी बन रहा है, तो पीढ़ी कैसे चेंज होगी जब तक वो पढ़ लिख के कुछ और नया नहीं करता या बिल्डर नहीं बनता। बिल्कुल। और ये चीजें हैं, जैसे जो मजदूर है, हाँ। अगर वो उसने अपने बच्चों को पढ़ाया नहीं तो वो मजदूर ही रहेगा। लेकिन अगर उसने पढ़ा दिया तो वो टैग खत्म हो जाएगा Yes. आने वाली पीढ़ियों से। Yes. और वो तभी मुमकिन है जब वो पढ़ लिख लेगा। बगैर पढ़े लिखे ये मुमकिन नहीं है। जैसे पहले तमाम चीज़ें चली आ रही हैं कि हमारे वहाँ लोग सब्जी बेचते हैं तो हमारा लड़का भी बेचेगा। अगर उसको हम स्कूल भेजते हैं तो उसकी फीस मांग रहा है कि 15,000 रुपये मंथली है, हमारी आमदनी 10,000 रुपये मंथली है, तो हम कहाँ से पढ़ा पाएंगे। तो ये जब बच्चा 10-15 साल का हो जाता है तो आदमी को समझ में आता है इसको भी जो है सब्जी में लगा दो, तो पीढ़ी बदलेगी कहाँ। बाप ने सब्जी बेची, बेटे ने सब्जी बेची, अगर उसकी भी आमदनी नहीं है तो उसके लड़के ने भी सब्जी बेच रहा है, तो गरीब ही रह जा रहा है। तो गरीबों को उठाने के लिए, जैसे एक ये बहुत बढ़िया था जो हरिजनों को उठाने के लिए जैसे सरकार ने उनको आरक्षण दिया, सरकार ने आरक्षण दिया, तो आज हरिजन हम लोगों से आगे, मुसलमानों से आगे है नहीं। मुसलमानों से स्थिति हरिजन से बदतर है आज की डेट में। लेकिन जब इनको आरक्षण नहीं मिला था तब हमसे ज़्यादा बदतर थी। तो आज हरिजन आरक्षण पाया तो उठने का काम किया। तो यही मैं भी चाह रहा हूँ कि मुसलमानों को भी कोई आरक्षण दें जिससे वो कम से कम ना जनरल के बराबर हो पाए तो हरिजन के बराबर तो हो जाए। भाई अभी ये मेरी कोई राय तो है नहीं, या मैं अपनी मर्जी से तो कह नहीं रहा हूँ। ये तो जब सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई थी उसमें साबित हो गया था। अच्छा, कमेटी में आया था लिखा हुआ। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में आया था कि मुसलमानों की स्थिति हरिजन से बदतर है। अच्छा, अब सोचिए, तो जब ये अब मालूम हो गया मुसलमानों की स्थिति हरिजन से बदतर है तो कोई सरकार इस पे ध्यान तो दे। हम कहते हैं जैसे भारतीय जनता पार्टी इस पे ध्यान दे। दावा करता हूं कि मुसलमान एक तरफा भारतीय जनता पार्टी के साथ में रहेगा। जैसे भारतीय जनता पार्टी ने कहा पसमानदा मुसलमानों को ओबलाइज करने का काम करेंगे, कहा कितने % मुसलमानों ने साथ दिया इनका। लेकिन आज की डेट में जो मुद्दे हैं उस पर कार्य नहीं हुआ। कार्य करना चाहिए, कहना तो एक अलग बात होती है, उस पर कार्य करना चाहिए। तो हमारी राय सरकार से ये भी है कि मुसलमानों की स्थिति को ऊपर लाने के लिए जो इस कैटेगरी में हैं कि अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहे हैं, उनके लिए ऐसी सुविधाएं चालू करें जो वो भी कम से कम ना जनरल के बराबर जाएं तो हरिजन के बराबर तो चले जाएं। बट सर गोइंग फॉरवर्ड मुझे ऐसा लगता है एक नेशन को डेवलप्ड नेशन बनाने के लिए, एक नेशन को आगे बढ़ाने के लिए फीस में कटौती देके रिजर्वेशन देनी है, समझ में आता है, आरक्षण देना है, लेकिन नंबरों के बेस पे रिजर्वेशन नहीं देना चाहिए। उदाहरण के तौर पे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। एक डॉक्टर है जो आरक्षण से डॉक्टर बना, कोई रिलीजन को नहीं लेते इसमें बीच में, और एक डॉक्टर है जो प्रॉपर नंबरों से पास हुआ है। एक बहुत कम नंबर थे लेकिन आरक्षण की वजह से डॉक्टर बन गया, लेकिन एक बहुत अच्छे से मेहनत करके डॉक्टर बना। दोनों के क्वालिटी ऑफ वर्क में डिफरेंस आता है सर। बिल्कुल ठीक है ना। तो फीस के रिव्यू में अगर कुछ आरक्षण देना है कि भैया आपकी फीस एग्जाम्प्ट है या 10% देनी है या 20% देनी है, वो तो समझ में आता है सर। मैं जो ऑलरेडी आरक्षण किए हुए, मेरी तो लड़ाई उनसे भी है कि भैया आरक्षण नहीं होना चाहिए, आपको फीस में कोई रिबेट चाहिए और कोई किताबों में रिबेट चाहिए तो वो होनी चाहिए। बल्कि जो आरक्षण है, मेरी तो ये भी मानना है कि
भाई प्लीज है, थोड़ा एक्साइट मत होना और गुस्सा मत करना और गंदे गंदे कमेंट मत करना। ये मेरा व्यू है, आपका व्यू अलग हो सकता है, बट मेरा एक व्यू है कि अगर खुदा ना खास्ता मैं डेथ बेड पे हूँ और मेरा ट्रीटमेंट करने के लिए 2 डॉक्टर हैं, एक जो बहुत बढ़िया से पढ़ाई करके आया हुआ है और बहुत रिस्की ऑपरेशन है भाई, और एक जो आरक्षण से बन के आया, परसेंटेज कम थी बट फिर भी डॉक्टर बन गया, तो मेरा तो ये मानना होगा भाई इससे करवा दो ऑपरेशन, चाहे वो डॉक्टर बहुत अच्छा हो सर, चाहे वो उससे भी अच्छा डॉक्टर हो, लेकिन कहीं ना कहीं एक डिफरेंशिएशन बनता है। नहीं, ये चीज़ हर आदमी के, आपके माइंड में नहीं, हर आदमी के माइंड में आई है। हाँ, आरक्षण उन्होंने परसेंटेज पे इसलिए दिया कि परसेंटेज की वजह से अगर मालूम हो कि जनरल आदमी 90% लेके आया, 90% में, और हरिजन ने अगर उसको आरक्षण देना है उस जगह पे, तो वो 70% पे ही उसको मिल गई। तो ये जो छूट हुई है, जब तक थी ठीक था, लेकिन अब तो वो 90% के बराबर आ गए हैं। हाँ, अब हटाओ, अब हटाओ। हाँ, थोड़े टाइम के लिए देनी है, एक बार के लिए दे दो, लेकिन फिर हटाओ उसको। हाँ, ठीक है, एटलीस्ट नंबर्स में हटाओ। हाँ, जैसे कोई चीज़ होता है कि आज जैसे रोड बन रही है, 10 खरब का उस पर खर्चा आया, उस पर टोल टैक्स लगा, 10 खरब आदमी इन्वेस्ट करने के बाद में अगर उस पर 15 खरब आदमी कमा लिया है, तो फिर टोल हटाओ। बिल्कुल ठीक बात है। एक थोड़ा सा अमाउंट रख लो मेंटेनेंस के लिए, 5 साल के लिए हटा दो। हाँ। जब वो खत्म हो जाए दोबारा लगा लेना, थोड़े टाइम के लिए, 1 साल के लिए लगा लो। लेकिन कुछ चीजें हैं जो सरकार को सोचनी चाहिए। आज वो चीज बनी है और आदि तक उस पर टैक्स लिया जा रहा है, और उस टैक्स से आप रोड बनाने के लिए रहते, तो आज वो तो आप जब गाड़ी निकालते तब भी ले लेते हैं टैक्स, तो उस पर लेते ही रहते हैं, इंश्योरेंस के नाम पे, टैक्स के नाम पे, सब ये सब चलता ही रहता है। फिर आप एक्स्ट्रा जो ले रहे हैं टैक्स, तो आप उतना लीजिए जितनी आपका उसमें खर्चा आया है और जितनी आपकी उसकी प्रॉफिट है। बेसिकली कंस्ट्रक्शन, दोबारा रोड टूट जाए, रिपेयर मेंटेनेंस के लायक पैसा ले लो। हाँ। टोल कम से कम 50% तो रिड्यूस करो। अगर 50 रुपए का टोल था तो 20-25 रुपए पे तो लाओ। बिल्कुल, लेकिन वो 50 से 25 पे नहीं आता है, वो तो 50 से 75 पे आता है। हाँ, वो 50 ये भी मेरी शिकायत है। हाँ, बिल्कुल ठीक बात है। टोल के ऊपर, लेकिन टोल के ऊपर नितिन गडकरी जी ने वो 3000 रुपए का कूपन लाया ना, वो 3000 रुपए का कूपन एक बार रिचार्ज करो और खत्म 1 साल का टोल। हाँ, लेकिन उसमें भी शायद 200 एंट्रीज रखे, लेकिन वो फिर भी सही है, फिर भी सही है। आज हम लोग आते हैं लखनऊ से दिल्ली, तो लगभग 3000 रुपए का टोल पड़ता है। 3000 का टोल एक ही बारी में लग जाता है? अरे बाप रे। अच्छा। और अगर हम गाड़ी से ना आए, ट्रेन से आए, तो 3000 रुपये अप डाउन में भी नहीं खर्च आएगा। तो सोचिए, सिर्फ आने का टोल देना पड़ता है, जाने का 3000 रुपये, पेट्रोल डीजल अलग, और पेट्रोल डीजल अलग। तो कुछ चीज़ और भी हैं जिस पे सरकार को ध्यान देना चाहिए। वैसे मैं सलाह दे सकता हूँ, लागू नहीं कर सकता। अगर मैं लागू करने की क्षमता में होता तो जरूर। चलिए, मैं आपको अपने एक बहुत अच्छे मेरे फ्रेंड हैं मिस्टर अनवर अली, उनका नाम भी ले रहा हूँ। उन्होंने ना मेरी शादी से पहले मुझे एक बहुत अच्छी राय दी थी, लेकिन ना मैं मानता नहीं ना सर, उस टाइम पे राय किसी की भी नहीं मानता। तो शादी के टाइम पे उन्होंने एक राय दी थी, राहुल भाई तू गलत जगह फंस रहा है, मैं फंस चुका हूँ, तू भी फंस रहा है, तू रोएगा बाद में। एंड बाद में वही हुआ, मैं उसके पास गया बाद में, मैंने तुझे बहुत अच्छी राय दी थी भाई, लेकिन मैंने मानी नहीं। तो वही वाली बात हो रही है, कुछ चीज़ें आपकी बहुत अच्छी है, लेकिन ये इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा, बड़ा मुश्किल टाइम आने वाला है इम्प्लीमेंटेशन, क्योंकि हर चीज़ का बोलना बहुत आसान है सर, लेकिन इम्प्लीमेंट सरकार के लेवल पे, हमारे लेवल पे, हर बंदे के लेवल पे करना इज वेरी वेरी टफ। अच्छा, आप सरकारी स्कूल्स के बारे में बोल रहे थे सर, तो वहाँ पे एक बार दोबारा से एक चीज़ में, क्या केजरीवाल ने सरकारी स्कूल के लेवल पे काम ठीक ठाक किया आपके हिसाब से? बहुत अच्छा नहीं किया हो, लेकिन क्या एवरेजली ठीक ठाक काम किया है? मैं किसी के पर्सनल बात पे नहीं करता हूँ, लेकिन मैं दिल्ली रहता नहीं हूँ, लेकिन लोगों की जो सोच थी, लोगों ने जो बताया, हाँ, जो सुनने में आया, अब ये बात कितनी परसेंटेज सही है ये दिल्ली वासी बता सकते हैं। ये बात भी ठीक है, हमारे स्कोप से थोड़ा बाहर हो गया ना। तो दिल्ली वासी इस बात को बता सकते हैं, अगर वो सही है, और अगर वहाँ की आप जो सरकार है उसको लगता है वही हिसाब से सही था, तो वो सरकार भी इसी तरीके से करे।
अगर वो अच्छी पॉलिसी बना के गया तो उसको कंटिन्यू किया जाए भाई। हमें ये ठीक है नहीं, ना? जो भी सरकार अच्छी पॉलिसी बनाएगी, जो भी सरकार अच्छा काम करे, वही देश के लिए सही है। जैसे आज देश को पूरी दुनिया में नाम है, कोई ऐसा देश बचा होगा जहां पे हमारे माननीय मोदी जी ना गए हो। बिल्कुल। सबसे अच्छे संबंध है, सबसे जो यहाँ पे इन्वेस्ट कराने वाला था कराया, जिससे जो दोस्ती करने वाली की, जो बिजनेस करने वाला किया। बहुत से ऐसी चीज़ें हैं जो इससे पहले कई प्रधानमंत्री रहे नहीं किए, लेकिन माननीय मोदी जी ने किया। मैं उनको धन्यवाद देता हूँ देशवासियों की तरफ से, कि आज की डेट में देश को जो बढ़ावा मिला है उसमें माननीय मोदी जी का पूरा हाथ है। बिल्कुल बिल्कुल। हाथ मत बोलिए सर, हाथ बोलते हैं ना कांग्रेस वाले खड़े हो जाते हैं, हाथ है तो हम है। सर अच्छा, अब एक बात बताइए, नितिन गडकरी जी ने सर रोड कंस्ट्रक्शन के मामले में मेरे हिसाब से, मैंने तो अपना जितनी मेरी तो 35-36 साल की जो भी मेरी छोटी सी एज है, मैंने इतना काम रोड्स पे होते हुए नहीं देखा सर। मतलब यूपी में जाते थे तो रोड बिल्कुल टूटी हुई मिलती थी और बुरा हाल होता, गाड़ी खड़क जाती थी बिल्कुल। आज के टाइम पे जब मैं यूपी गया हूँ, मैं बहुत ज़्यादा यूपी नहीं घूमा, मैं लखनऊ वाले रूट तक नहीं गया, बट थोड़ा थोड़ा आसपास तक जाता हूँ, तो मुझे बहुत अच्छी सिचुएशन लग रही है रोड की। तो आपके हिसाब से सर रोड्स का क्या, आपका शायद मेरे ख्याल से ट्रैवल ज़्यादा होता होगा, तो आप मेरे को बहुत अच्छे से बता पाएंगे रोड्स के अंदर डेफिनेटली क्या पहले से अच्छा काम। ये आप एक आम आदमी की तरह जवाब चाहिए सर मुझे, इसमें कोई बीजेपी का बंदा नहीं, एक आम आदमी की तरह जवाब चाहिए कि रोड का क्या हाल है। मैं नितिन गडकरी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप लखनऊ के किनारे तक गए, और चूँकि आप ऐसे लाइन से नहीं हैं, मैं राजनीतिक लाइन से हूँ, राजनीति करता हूँ, तो हमें बहुत छोटे छोटे गाँव में जाना पड़ता है। ओह। लेकिन आज से 10 साल पहले जाने में जो दिक्कत होती थी हम ही जानते हैं। लेकिन आज ये एक्सप्रेसवे तो छोड़िए, छोटे छोटे रोड 1 नंबर के मशीन से बनाए गए हैं। अच्छा जी, एक आध गाँव का नाम सर कुछ अलग से आप हाईलाइट कर सको तो। बिल्कुल, अभी देख लीजिए, जैतपुर से टेरा टिकरा होते हुए हरख रोड बना है। अच्छा। 1 नंबर का रोड है। जैतपुर बाराबंकी रोड से आप देख लीजिए, तकिया से दादरा निकला है, 1 नंबर का रोड बना है। और ये सब गांव से होते हुए हैं। यहाँ इस पे कोई बिजनेसमैन नहीं रहता, सब गांव के किसान रहते हैं। किसानों के लिए बहुत सोचिए। किसान ये नहीं कि बिजनेस लखनऊ से दिल्ली बना दिया, लखनऊ से बनारस बना दिया, लखनऊ से इलाहाबाद बना दिया, लखनऊ से अयोध्या बना दिया, ये नहीं है। अगर एक डिस्ट्रिक्ट में 200 गांव हैं तो 200 गांव की रोड 1 नंबर पे बनी हुई है इस टाइम पे। ये सच है कि आप जिस तरफ भी जाएंगे नितिन गडकरी जी का नाम लिया जा रहा है, कि भारतीय जनता पार्टी में पहली बार ऐसा दिखा है कि कोई रोड बाकी नहीं जो बनी ना हो। हाँ, नितिन गडकरी जी की एक स्टेटमेंट भी आई थी कि मेरे पास कोई रोड बनवाने आता है तो मैं ये नहीं देखता कांग्रेस की है कि बीजेपी की है सरकार वहाँ पे, मेरे को तो रोड बनानी है तो ले भाई, इतना पैसा ले और ले बना दे। नहीं, ये अगर सोच है लोगों की कि कांग्रेस की है और बीजेपी सपा की है या कि किसी भी पार्टी की है, हाँ, रोड किसी पार्टी की नहीं है, बिल्कुल, देश किसी पार्टी का नहीं है। सारी रोड देशवासियों की हैं, बिल्कुल, और सरकार सभी देशवासियों की है, उसमें पार्टी का कोई रोल नहीं। मैं जहाँ से चुनाव जीत के आया हूँ वहाँ पे बहुत से ऐसे लोग हैं जो हमको वोट नहीं किए। हाँ, वो तो होगा ही। वहाँ पे जो मैंने रोड बनाई है, तो क्या जो हमको वोट नहीं किए उस पर नहीं चलेंगे? बिल्कुल चलेंगे, बिल्कुल चलेंगे। तो ये तो कहना गलत है ना कि फला पार्टी के लोग कहेंगे, ये कहेंगे, वो सब कुछ नहीं। और मेरी जिम्मेदारी भी बनती है, जो मुझको वोट दिया है मैं उसके साथ में हूँ, जिसने मुझको वोट नहीं किया है मैं भी उसके साथ में हूँ, क्योंकि मैं उनका सेवक हूँ। वो मेरे लायक जो भी काम हो कभी भी किसी भी टाइम याद कर सकते हैं, और मैं उनका पूरे तरीके से काम करने के सक्षम हूँ, वो करता रहता हूँ। सर अब एक बात बताइए, आपने रोड्स बताई, गांव की जो रोड्स हैं सर, ये तो शायद स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आएगी, तो इसमें तो शायद योगी आदित्यनाथ जी का हाथ होना चाहिए, या कुछ ना कुछ तो पक्का इनका स्टेट गवर्नमेंट का रोल 100% होगा ही होगा सर उसमें भी। जो गांव की रोड बनाते हैं तो स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू ही बनता है, लेकिन पैसा जो केंद्र से जाता है, पैसा भी तो केंद्र से जाता है स्टेट गवर्नमेंट को। ओके। और जो स्टेट गवर्नमेंट का पैसा लगता है,
और जो तो पूरे बेसिकली जॉइंट एफर्ट होता है स्टेट और सेंटर का। सर अब इलेक्शंस आने वाले हैं 2027 के अंदर, क्या तैयारी है यूपी में? जैसे सेंटर में जो इलेक्शंस हुए थे जिसमें हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को हमने प्रधानमंत्री चुना, उसके अंदर यूपी में सेंटर की बहुत कम सीट्स आई थी जितनी पहले आई थी 2019 में। अब स्टेट के इलेक्शंस 2027 में आने वाले हैं। दो क्वेश्चन सर, क्या योगी आदित्यनाथ अभी भी सीएम कैंडिडेट ही रहेंगे या उनको सेंटर मिनिस्ट्री में लेके जाने की तैयारी है? नंबर 2, क्या इस बार भी बीजेपी इलेक्शंस जीत रही है? 101% उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। और वो देखिए बड़े नेताओं की बात है हाँ, कि योगी जी बनेंगे या योगी जी को केंद्र में ले जाएंगे, ये हमारे बस की बात नहीं। हम इतने बड़े नेता नहीं हैं कि उनके मामले में इंटरफेयर कर सकें। लेकिन उत्तर प्रदेश की जो सरकार बनेगी वो भारतीय जनता पार्टी की होगी। क्योंकि सर एक चीज़ देखी गई, एक छोटा सा ट्रेंड देखा है, जैसे हरियाणा के अंदर खट्टर साहब चीफ मिनिस्टर थे, उनको सेंटर ले लिया गया। मध्य प्रदेश में आपके वो थे शिवराज सिंह चौहान, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान जी थे, उनको सेंटर मिनिस्ट्री में ले गया। वसुंधरा राजे को भी शायद से सेंटर मिनिस्ट्री दे दिया। तो मुझे तो लग रहा है योगी आदित्यनाथ जी को भी सेंट्रल मिनिस्ट्री में लेके जाने की बहुत अच्छी बात है और इसमें कोई गलत नहीं है। अगर इनकी आपस में रजामंदी है आपस में सबकी, तो इसमें कोई बुराई नहीं है कि उनको सेंट्रल मिनिस्ट्री में लेके जाया जाए, क्योंकि मोदी जी कभी तो रिटायर होंगे, किसी ना किसी को तो नया चेहरा बनना ही पड़ेगा पीएम का। नितिन गडकरी जी की भी स्वास्थ्य बीच में काफ़ी खराब रहा था, तो किसी को तो जिंदगी में हमेशा आगे तो बढ़ना ही होगा। तो नए बंदे कैसे बनेंगे जो ऑलरेडी चीफ मिनिस्टर है? मुझे ऐसा लगता है जो अपने मोदी जी हैं ना, उन्होंने 10-15 साल एक स्टेट को संभाला है ना, तो उनको देश संभालने में बहुत ईजी हुआ। कांग्रेस के अंदर राहुल गांधी ने कभी कोई स्टेट ही नहीं संभाला, तो उसको बेचारे को सेंटर में कुछ मिला भी नहीं। इस पे क्या व्यंग्य रहेगा सर आपका? देखिए, हर आदमी जो है ऊंचा चढ़ना ही तो चाहता है। हाँ जी। आज हम यहाँ बैठे हैं, आज सदस्य जिला पंचायत हैं, हमारी भी नियत है मैं विधायक बनूं। जब मैं विधायक बनूंगा तो नियत होगी मैं सांसद बनूं। बिल्कुल ठीक बात है। तो ये सबकी सोच होती है, इसमें कोई बुराई थोड़ी ना। बुराई और नहीं है। जब हम सीट छोड़ेंगे तो कोई दूसरा आएगा वहां पे, बिल्कुल ठीक जो बात। इतने दिन से राजनीति कर रहा है, वो दूसरा भी थोड़ा स्टैंड करेगा। जब दूसरा छोड़ेगा तो मैं वहां जाऊंगा, तो मैं उसकी जगह पे बैठूंगा। तो ये हर आदमी जब राजनीति करने आए हैं तो सोच भी आपको बड़ी रखनी पड़ेगी। जब बड़ा सोचेंगे तो बड़ी मेहनत करेंगे, बड़ा लोगों का काम करेंगे। अब उसी में है कि लोगों के आशीर्वाद से आप कहीं भी जा सकते हैं। हमारा आपको बता दूं कि ये जो चुनाव था, इतने कम समय में जीतने वाले मैं पहला व्यक्ति हूँगा। क्या बात है। 20 दिन में चुनाव जीता हूँ और उस क्षेत्र में मैं कभी चुनाव लड़ने नहीं गया। अच्छा। और 20 दिन में चुनाव जीत गया। और दूसरी बात और बड़ी बता दूं कि उस क्षेत्र में आज आज़ादी के बाद से आज तक कोई मुस्लिम चुनाव नहीं जीता था। अच्छा, क्या बात है सर, बहुत तो बढ़िया। लेकिन जो मेरा कार्य करने का तरीका था, पूरे जिले में प्रदेश में जाने जाते थे कि हाँ, हारून रईन की कथनियों करने में फर्क नहीं, और वही करके दिखा भी दिए। मैंने जिन लोगों से जो वादे किए थे वो पूरा करने का काम किया। बहुत बढ़िया सर। उसमें एक और बात रही है कि जैसे मैं जब चुनाव लड़ा तो निर्दलीय चुनाव लड़ा था। उससे पहले और उस टाइम उससे पहले मैं समाजवादी पार्टी में था। लेकिन कुछ लोगों को ये एतराज हुआ कि हारून रईन भारतीय जनता पार्टी में चले गए। राजनीति मैं करता हूँ तो राजनीति का एक्सपीरियंस भी मुझे होगा, जो मुझे वोट देगा उसको नहीं होगा उतना, और जिन लोगों को होगा तो वो ठीक, अच्छी बात है। लेकिन मैं चुनाव जीतने के बाद भारतीय जनता पार्टी में आया तो मैं अपने क्षेत्रवासियों से बता देना चाहता हूं कि जो मैं इसमें आया तो आप लोगों की वजह से भी आया, क्योंकि सरकार जिसकी होगी वही तो आपके क्षेत्र में काम कराएगा। वरना आप मुझे वोट दे दिए थे, आप मुझे जिला पंचायत बना दिए थे, अगर मैं अपने हिसाब से न चलता तो क्षेत्र में जो मैंने विकास का काम कराया कैसे कराता? बिल्कुल ठीक बात। विपक्ष में बैठकर लोगों की मदद नहीं की जा सकती, क्षेत्र में विकास नहीं किया जा सकता। और भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद ये लगा कि भारतीय जनता पार्टी में आने में
मैंने बहुत देर कर दी। अच्छा। जो सम्मान और जो कार्य भारतीय जनता पार्टी ने मेरे थ्रू कराए, मैं भारतीय जनता पार्टी का इसके लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ, बड़ा एहसानमंद हूँ। चलिए, बहुत ही बढ़िया सर। अगर ऐसी बात है, अगर आप इतने सेटिस्फाइड हैं, तो मुझे लग रहा है हमारा देश बहुत अच्छी डायरेक्शन में जा रहा है, क्योंकि अगर टॉप अच्छा है तो धीरे धीरे करके नीचे तो ठीक होगा ही। अगर घर का मुखिया ठीक है तो भैया घर तो ठीक होगा ही। सर एक बात बताइए, ये होली के ऊपर ये रंग गेरना एंड ऑल, नो, जो हिंदू मुस्लिम की लड़ाइयाँ और ग्रजेस बढ़ रही हैं आपस के अंदर, इस पे क्या व्यंग्य है सर आपका? मतलब क्या मुस्लिम्स की गलती है या हिंदू की गलती है? गलती है किसकी? क्योंकि लड़ाई होने के टाइम पे हिंदू वाले हिंदू का साथ देते हैं, मुस्लिम वाले मुस्लिम का साथ देते हैं। ऐसा तो हुआ नहीं है कि अगर ऐसा हो जाए ना, एक बात बताइए, अगर जैसे किसी दो बच्चों में लड़ाई होती है और एक का बाप दूसरे के बच्चे को अगर सपोर्ट कर दे और उसके बाप इसके बच्चे को सपोर्ट करे तो लड़ाई खत्म। लेकिन हमारे यहाँ उल्टा होता है, हमारे हिंदू वाले हिंदू की साइड हो जाते हैं, मुस्लिम वाले मुस्लिम की तरफ हो जाते हैं। तो इस पे क्या आप बताएंगे सर, ये बताइए। सियासत के हिसाब से देखा जाएगा तो जो विपक्ष के लोग होते हैं उसकी बात करते हैं कि अगर जो उनको जैसे झगड़ा है उसको भड़काने में भड़काने में बेनिफिट है तो भड़काने का काम करते हैं। और आप रही बात, जैसे आप होली की बात कर रहे हैं, होली आपको मैं बता दूं, आप शायद जानते होंगे यूपी में एक बाराबंकी डिस्ट्रिक्ट पड़ता है और उस बाराबंकी डिस्ट्रिक्ट में एक देवा शरीफ है। देवा शरीफ में उस जमाने से लेके आज तक जब हाजी वारिस अली साहब जिंदा थे तभी उनके सामने उनके वहाँ पर हिंदू भाई पूरी टोली लेके जाके रंग खेलते थे और वो भी खेलते थे और वहाँ पे बहुत सारे मुस्लिम भाई भी साथ में खेलते हैं। उस जमाने से लेके आज तक वो रीत चली आ रही है। आज भी जब होली होती है वहाँ पे, अच्छा, तो उनके आस्थाने के अंदर उस गेट के अंदर सारे जाके जबरदस्त होली मनाते हैं और जबरदस्त तरीके से रंग खेलते हैं। तो रंग खेलने का मतलब जो है कि आदमी जिससे तमाम, और उसमें झगड़ा कराने जिसको बेनिफिट होता है जिस पार्टी को, वो झगड़ा कराने तुली रहती। वरना बहुत सारे हिंदू भाई और मुसलमानों के साथ में होली खेलते हैं, बहुत लोग खेलते हैं। और तमाम ऐसे भी लोग हैं जो हिंदू भाई खुद ही रंग को पसंद नहीं खेलते हैं, वो अलग बात है, वो अपनी अपनी मर्जी की बात है। भाई मुस्लिम भाई नहीं पसंद कर रहे हैं, नहीं खेलता है। वो ये नहीं कि मुसलमान ही नहीं खेलना पसंद करता, बहुत सारे हिंदू भाई हैं हमारे जो खेलना नहीं पसंद करते हैं। बिल्कुल। अभी बाराबंकी जिले में एक महादेवा है, आप महादेवा में देखिए, जब कांवरथिया निकलते हैं बहुत सारे मुसलमान भाई उनको जो है प्रसाद वितरण करने का काम करते हैं अपनी तरफ से। चाहे अयोध्या का मेला हो, वहाँ पर जब लोग जाते हैं बहुत सारे मुसलमान भाई जो है प्रसाद वितरण करने का काम करते हैं हर तरीके से। मतलब ये मैं आज यहाँ पे बैठ के कह नहीं रहा हूँ, आपको जब देखना हो तो आ जाइए, मैं दिखा दूंगा, या बाराबंकी जिले के किसी भी आदमी से आप पूछ लीजिएगा। भाईचारा चाहे हिंदू हो मुसलमान हो सब बना के चलना चाहते हैं और भाईचारे से ही लोगों की तरक्की है, सुकून है। भाई आप हिंदू हैं, मैं मुस्लिम हूँ, अगर मुझे कोई जलन आपसे नहीं होगी तो मुझे सुकून मिलेगा, आपसे कोई झगड़ा करने का मन नहीं होगा तो सुकून मिलेगा। तो सुकून हर आदमी चाहता है। अपने परिवार के सुकून के लिए लोग कितनी मेहनत करते हैं, सुकून के लिए तो है। अगर हम ये चाहें कि अरे परिवार भूखा है तो भूखा रहे, हमको नहीं टेंशन, तो फिर मैं मेहनत नहीं करूँगा। हर चीज़ हर आदमी चाहता है कि अच्छा से खाएं, अच्छे घर में रहें, अच्छी गाड़ी से चलें। तो ये सब करने के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, ये आपको घर बैठे कोई नहीं दे जाएगा। जैसे गरीब आदमी सारे सोचते अब हम क्या करें, हमारे पास तो है ही नहीं, देसी भाषा में ये कहा था, हमारे पास तो है ही नहीं, हम कैसे करें। तो ऐसा कुछ नहीं है, उसके लिए आप मेहनत करना पड़ेगी। आप मेहनत करेंगे, मेहनत से ही सब कुछ हो सकता है। आप देख लीजिए, माननीय मोदी जी ने क्या कहा कि मैं चाय बेचता था, आप देश चला रहे हैं, मेहनत किया ना। बिल्कुल। अब्दुल कलाम ने दुनिया को, अपने हिंदुस्तान को क्या दे के गए। बिल्कुल। अगर सोचते अरे मुसलमान है तो हमसे क्या मतलब है,
यहाँ हिंदू ज़्यादा है तो हिंदू जाने मिसाइल बनाना है कि नहीं बनाना, मैं क्यों सोचूं? बिल्कुल ठीक बात है। ये जो शिक्षा है, जब यहाँ पे शिक्षा इम्पैक्ट डालती है। यहाँ पे डालती है कि हम क्या करें और इससे देश को क्या फ़ायदा होगा, हमारे लोगों को क्या फ़ायदा होगा। शिक्षा इसीलिए ज़रूरी है। आपसे पहले जो कह रहे हैं शिक्षा इसीलिए ज़रूरी, अगर शिक्षा इनको अब्दुल कलाम जी को ना मिली होती तो ये कुछ नहीं कर पाते। तो कुछ नहीं कर पाते हैं। और बगैर शिक्षा के कुछ कर भी नहीं सकता आदमी, कोई भी इस नहीं कर टाइप का सकता। काम। आज कितनी ऐसी चीज़ें हैं जो अब यहाँ बहुत सारे एक से एक डॉक्टर हुए हैं, विदेश चले जाते हैं, ये अफसोस है। हमारा बॉलीवुड भरा हुआ है, हमारा बॉलीवुड पूरा भरा हुआ है। भरा बताओ हुआ है। बताओ। तो आदमी को इन चीज़ों पे ध्यान दे कि मैं यहाँ पैदा हुआ हूँ, इस देश की मिट्टी में बड़ा हुआ हूँ, आज मेहनत से जो मुझे ये कामयाबी मिली है। अब बताइए, अभी यूपी के वो जो एप्पल कंपनी के सीईओ हुए हैं, तो ऐसा नहीं है कि मुसलमान कर नहीं सर। और आज की दिन नहीं है कि आज मुसलमान कर, उस ज़माने से मुसलमान बहुत सी सारी ऐसी खोज करके आए जो आज के दौर में बहुत आसान हुई लोगों को। आप मुसलमानों को शिक्षा देने का काम कर दीजिए, देश को तरक्की देने का काम ऑटोमेटिक वो कर देंगे। जो आप सोचे नहीं होंगे वो करने की क्षमता में है। इसको मैं थोड़ा सा चेंज करूंगा, शिक्षा हर एक को दो, हिंदू को भी दो, मुसलमान को भी दो, जो भी है सबको दो। क्योंकि अगर आपने खाली मुसलमान को शिक्षा दी तो हिंदू वाले भड़क जाएंगे। तो शिक्षा हर किसी के लिए जरूरी है। हम शिक्षा की बात कर रहे हैं, हम किसी का नाम तो नहीं ले रहे। हाँ, शिक्षा हर किसी के लिए जरूरी है, क्योंकि शिक्षा अगर नहीं मिलेगी तो इंटेलेक्चुअल नहीं बनेगा। इंटेलेक्चुअल मतलब समझदार नहीं बनेगा अगर बंदा, तो वो बेफालतू की बात पे लड़ेगा। जैसे कि गांव में कुछ औरतें लड़ती हैं, लाइक वो कूड़ा तूने मेरे घर के बाहर क्यों फेंका, लाइक दैट। ऑल्दो उसमें कोई लड़ाई के मैटर नहीं होता, लेकिन लड़ना है तो लड़ना है, ठीक है। वो शिक्षा नहीं है। और अगर वही शिक्षा होती तो क्या छोड़ा है बहन, इसको जो है न डालना यहाँ पे घर के सामने, चलो डाल दिया सफाई करके खत्म करो, लेकिन नहीं, लड़ना है। सर अब एक बात बताइए, आपने एक बारी बंकी का जो एक किस्सा सुनाया मुझे बहुत अच्छा लगा, तो थोड़ा बहुत और मुझे बताइए ना मुसलमानों के इतिहास के बारे में, क्योंकि हमें उनका कुछ भी नहीं पता है, हमें कुछ नहीं बताया गया, कभी कुछ नहीं पढ़ाया गया। हमें सिर्फ लड़ाइयाँ सिखाई गई हिस्ट्री के अंदर, इसने फलाने ने उसको मार दिया, इतनी ईस्वी में ये लड़ाई हुई, अकबर की ये लड़ाई हुई, उसकी ये लड़ाई हुई। तो सर थोड़ा सा कुछ ऐसा इतिहास जो आपको लगता है जनता को एटलीस्ट पता होना चाहिए। देखिए, लड़ाइयाँ जो हुई हैं तो हक की लड़ाई के लिए हुई है। जैसे हक के लिए ही तो जो इतनी बड़ी महाभारत हुई, हक की लड़ाई की तो थी। जैसे रावण ने सीता जी को किडनैप करके लेके चले गए, लंका जलाने का काम किसने किया? हनुमान जी ने किया। क्यों किया? चूंकि उनके राम जी की पत्नी जी को लेके चले गए, और ये होना चाहिए, ये हक की लड़ाई है। लंका क्या पूरा जलाना हर हाल में जरूरी था कि आप सीता जी को लेके आए? आप अभी देखा होगा, ये पिछले हफ्ते मुहर्रम का महीना चल रहा है, 10 मुहर्रम को इमाम हुसैन की याद में कितना बड़ा होता है। तो इमाम हुसैन को उनकी हैसियत शहीद करने की नहीं थी। अगर वो चाहते तो नहीं शहीद कर सकते थे, लेकिन ये लिखा था कि शहीद होना है, और वो लड़ाई हक की थी। वो उसके लिए मुसलमान ही सिर्फ नहीं, उसमें सभी पूरी दुनिया को लोग जानते हैं कि वो हक की लड़ाई पे शहीद हुए। तो इसका ये इसमें हिंदू मुस्लिम का कोई मामला नहीं है। हक की लड़ाई के लिए कहीं भी जो है जंग हो सकती है, महाभारत हो सकती है। और अंग्रेजों से लड़ाई, वो तो हिंदू मुस्लिम ने इकट्ठे मिलकर लड़ी थी। ये हक की ही लड़ाई थी अंग्रेजों से जो हिंदुस्तानियों ने की। ना खाली हिंदुओं के बस की था, ना खाली मुसलमानों के बस की था, सबने इकट्ठे मिलकर लड़ाई, सबने इकट्ठे मिलकर लड़ी, और सब इकट्ठे मिलके जो लड़ी तो उस पर जीत भी हासिल की। आज हमारे पुरखों ने अगर 47 में नहीं किया होता तो आज हम भी गुलाम होते, या आज हम लोग सोच रहे होते। तो हक की लड़ाई के लिए हर आदमी को लड़ना चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। बेवजह की लड़ाई में ही बुराई है।
बिल्कुल। कि कोई ये इस चीज़ की जलन हो कि मैं मोटरसाइकिल से चल रहा हूँ, अगला आदमी फोर गाड़ी व्हीलर से से चल रहा है, इसके लिए जलन करके लड़ाई करे, तो ये नाहक की लड़ाई है। आप नहीं जान रहे हो, हमारे पास मोटरसाइकिल है, आपके पास फोर व्हीलर है, लेकिन आप हमारे पड़ोसी हो। अगर किसी दिन हमको रात में अगर ज़रूरत पड़ गई तो आप ही तो काम आएंगे। बिल्कुल ठीक बात है। हमेशा ये सोच के हर पड़ोसी को रहना चाहिए कि हमारे बगल में जो है रईस है या गरीब है, गरीब रईसों के भी काम आता है और रईस गरीबों के भी काम आते हैं। तो हम किसी से आपस में किसी तरीके का भेदभाव ना रखें, ना झगड़ा रखें। और दूसरी बात, मतलब रईस और गरीबी तो एक अलग चीज़ हुई। आपके पड़ोस में अगर हिंदू, हम मुसलमान हैं, हमारे बगल में अगर कोई हिंदू भाई है तो भी हमें एकजुट रहना है। बिल्कुल। हिंदू मुस्लिम की बात नहीं करने, क्योंकि इसके लिए हमारे नबी ने कभी नहीं बताया कि आपका पड़ोसी अगर जो है कोई गैर मुस्लिम है तो आप उसके साथ ना रहें या उससे झगड़ा करें या उसके साथ भेदभाव करें, ये कुछ नहीं। हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि आपका पड़ोसी है, अगर वो भूखा है तो आप बगैर उसको खिलाए खाना आपका वाजिब नहीं है, आप नहीं खा सकते। उन्होंने ये नहीं कहा कि अगर हिंदू होगा तो कोई बात नहीं, मुसलमान होगा तो ये लागू है, कोई भी हो। तो इसलिए अगर ये सब चीज़ें हम लोग अपने आप में एक्सेप्ट कर लें तो मैं वादा करता हूँ कि इंडिया नहीं, कहीं देश में इस चीज़ का झगड़ा नहीं होगा हिंदू मुस्लिम का। क्योंकि हिंदू मुस्लिम बनाने, अच्छा ये अब आप हिंदू भाई हैं, आपके वहाँ कोई पैदा होगा तो वो ऑलरेडी हिंदू ही हो जाएगा। हम मुसलमान हैं, हमारे वहाँ कोई पैदा होगा ऑलरेडी मुस्लिम हो जाएगा। क्या ये आपके या मेरे हाथ में था? इसमें तो किसी के हाथ में नहीं। हाँ, अभी यही मेरा बच्चा उठा के आपके वहाँ चला जाएगा और वो जब बड़ा होगा तो वो हिंदू ही बनेगा। तो पैदा तो मुसलमान के वहाँ, बिल्कुल, क्योंकि वो जब आपके पास गया उसको मालूम ही नहीं था। लेकिन अगर वो समझदार हो जाएगा, आपके वहाँ लाख कहेंगे, अब आप लाख कहोगे कि तुम नहीं पूजा करिए तो वो नहीं करेगा। अच्छा सर, यहाँ पे ना कुछ लोग बहुत कट्टर हैं, मैं जानता हूँ कुछ लोगों को, मैं नाम नहीं लूंगा उनका, बहुत कट्टर है सर। मतलब वो ऐसे कहते हैं कि अगर कोई रिक्शा वाला भी कोई मुसलमान मिल गया तो मैं उसकी रिक्शा में नहीं बैठूंगा। तो मैंने ना उनसे एक दिन एक सवाल पूछ लिया कि सर आज आप हिंदू हो, अगले जन्म में आप मुसलमान बन गए तो फिर आप हिंदू को गाली दोगे ना? ही वाज लाइक शॉक्ड कि यार ये क्या हुआ। मैंने कहा ये चीज आप रियलाइज क्यों नहीं करते? ये सब छोटी सोच के लोग हैं। हाँ, आज जैसे देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार की जो भी योजनाएं हैं, पार्टिकुलरली किसी एक के लिए नहीं है, पार्टिकुलर की जो है ये सिर्फ ये योजना सिर्फ हिंदू भाई को मिलेगी, ऐसा तो कुछ है नहीं। बिल्कुल ठीक बात है, सभी को मिल रही ना। तो इसमें और वो कहे कि अब ये भारतीय जनता, जैसे मुसलमान ये कहे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, अब हम देश में नहीं रहेंगे, कहे तब हम जाने कि हाँ विरोध में है। कहीं नहीं कहता है भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कहीं नहीं कहता है कि हम सम्मान निधि नहीं लेंगे। बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कहीं नहीं कहता है कि मैं राशन नहीं लूंगा। ये देखिए, वही एक कहावत है देसी भाषा में, गुड़ खाएं गुलगुलन परहेज। गुड़ खा ले रहे लेकिन गुलगुला से परहेज है। तो ये सब नहीं होना चाहिए। अगर हमें विरोध है, अगर हमको विरोध है किसी पार्टी से, जैसे आज हमको जिस पार्टी से विरोध है मैं उसके वहाँ नहीं जाता हूँ। बिल्कुल ठीक है, मैं क्यों जाऊँ भाई? विरोध तो आपको जब भारतीय जनता पार्टी से विरोध है तो आप उसकी योजना मत लो, तब हम जाने विरोध है। बिल्कुल ठीक बात है। अभी मेरा बेटा बीमार होता है, आयुष्मान कार्ड है तो खट्टे से लगाएंगे कि हाँ 5 लाख में इलाज हो जाएगा फ्री। ये विरोध नहीं कर रहे हो, ये विरोध कर रहे हो भारतीय जनता पार्टी सरकार है तो ठीक नहीं है। अरे क्या ठीक नहीं है? हम तो कहते हैं देश को आगे ले जाने वाली कोई भी पार्टी की सरकार हो, मैं उसके साथ रहूंगा। जो देश में तरक्की करे, जो देशवासियों को आगे बढ़ाए, देश में तरक्की करे और देश में रहने वाले हर नागरिक को हर वो सुविधा दे जो उसको जरूरत है, मैं उस पार्टी के साथ में हूँ। जैसे भारतीय जनता पार्टी ने जिस दिन कहा कि पसमानदा मुसलमानों के साथ में हूं, मैंने भारतीय जनता पार्टी के साथ में हूं। पसमानदा मुसलमान भारतीय जनता पार्टी के साथ में है। लेकिन मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि पसमानदा मुसलमानों के लिए आप कुछ करें, कहना नहीं, कथनी और कुछ कथने और करने में फर्क ना। हाँ। कहा है तो कुछ करे,
स्टार्ट तो करें। क्योंकि ये सवाल मुझसे मेरे भाई पूछते हैं कि आपने पसमानदा मुसलमानों के लिए भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं, कहा था, तो आज पसमानदा मुसलमानों के लिए आप क्या कर रहे हैं या आपकी सरकार क्या कर रही है, उसका जवाब देने के लिए मुझे उस लायक बनाएं कि मैं उनको जवाब दे सकूं कि तुम्हारे लिए भारतीय जनता पार्टी ने ये कर दिया। ये मेरी रिक्वेस्ट है भारत सरकार से कि पसमानदा मुसलमानों के लिए अब कुछ करने का काम करें। तो सर ये मेरे को तो बड़ा मजा आया। क्या स्टेट लेवल पे भी कुछ हो सकता है इसमें पसमानदा मुसलमानों के लिए? मतलब क्या करना क्या चाहते हो आप उनके लिए, क्योंकि मुझे कोई आइडिया ही नहीं है कि उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, उनको चाहिए क्या। अभी हमने बताया कि जब एक चीज जो है सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई, हाँ, कि मुसलमान हरिजन से बदतर है, अच्छा, ओके, बस उसको बढ़ाने के लिए सरकार के पास जो योजना हो, जो सुविधा हो, आरक्षण के थ्रू, जैसे उसको चाहिए कि शिक्षा में आरक्षण दे, राजनीति में आरक्षण दे, नौकरी में आरक्षण दे, बस ये 3 काम कर लेगी तो आपको बताएं मुसलमान भी आगे बढ़ने का काम कर देगा, तरक्की कर जाएगा। पसमानदा मुसलमानों की बात की थी, पसमानदा मुसलमानों के लिए इतना कर दे। पसमानदा हो चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, उसके नहीं, पसमानदा में सभी भी आते हैं, ये भी आपको मैं बता दूं, सिर्फ मुसलमान ही नहीं है, गरीबी रेखा के नीचे जो भी आते हैं मुसलमान हिंदू भाई, सबके लिए मैं चाह रहा हूं कि सबकी मदद कर दें, इसके लिए कि देशवासियों के साथ में वो भी सर उठा के जिए, शर्मिंदगी की जिंदगी ना काटे, शर्मिंदा होना ना पड़े। इसलिए भारत सरकार से मेरी रिक्वेस्ट है, पसमानदा मुस्लिम हिंदू भाइयों को उठाने का काम करें, जिससे देश में तरक्की हो और देशवासी खुश रहे। वाओ 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 सर, मज़ा आ गया। आज तो बहुत अच्छी अच्छी बातें आपसे जानने को मिली, और कहीं ना कहीं जो मुझे लग रहा था कि शायद हिंदू मुस्लिम ज़्यादा हो रहा है, ऐसा नहीं है। बहुत सारी जगह बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें भी हो रही हैं जो लोगों तक नहीं पहुंच पा रही हैं। इसलिए ये पॉडकास्ट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक दोस्तों ज़रूर शेयर करना, क्योंकि लड़ाई झगड़े में कभी किसी का फ़ायदा नहीं हुआ। अगर आज आप हिंदू हो, अगले जन्म में मुस्लिम बनोगे, अगले जन्म में सिख बनोगे, और आप कैसे डिवाइड होते हो पहले आप समझो। पहले आप हिंदू मुस्लिम में डिवाइड होते हो, और मुस्लिम में भी अलग अलग कैटेगरी में डिवीजन होता होगा, मुझे नहीं है आइडिया। हिंदू मुस्लिम अलग अलग होता है। फिर उसके बाद हिंदू के अंदर आ जाते हैं जी बनिए अलग, पंजाबी अलग, सिख अलग, ईसाई अलग। उसके बाद फिर उसके बाद हिंदू में भी भाई मैं हूँ बनिया, तो बनिया अलग, उसके बनियों में भी अलग, जैन अलग, ये अलग वो अलग। तो भैया ये सब कुछ जो है वेस्ट है। आप लोग आज एक कुछ अगर पाकिस्तान के बॉर्डर से लड़ाई छिड़ जाए तो हम सब एक हैं, लेकिन अगर हम सब साथ हैं तो हम सब अलग अलग हैं। व्हाट इज दिस यार। सो दोस्तों, मेरी आप सब लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, एजुकेट बनिए, पढ़ाई कीजिए। सर ने जो पॉइंट बोले हैं वो बहुत ही वैलिड पॉइंट है। एजुकेशन के बिना आप लोग समझदार नहीं बन सकते, आप लोगों को सही गलत का अंदाज़ा नहीं होगा, और सही गलत का अंदाज़ा होने के लिए आपके पास एजुकेशन होनी ज़रूरी है। 1+1 2 क्यों है? क्योंकि आपने एजुकेट किया, आपने पढ़ा, अदरवाइज़ आपको पता ही नहीं चलेगा 1+1 2 होता ही क्यों है। तो मैं बहुत ही थैंक्स करूँगा सर का, सर ने बहुत ही कीमती वक्त दिया। सर कोई आखिरी 2 लाइन्स आपकी तरफ से हमारी ऑडियंस के लिए। हिंदू मुस्लिम भाई भाई, ये मेरा नारा देशवासियों के लिए है कि बंटवारे की बात ना करें। जब भी अपने देश पर कोई आफत आएगी, मुसीबत आएगी, तो हम एक साथ जब मिलके साथ देने का काम करते हैं। अभी आपने देखा होगा हमारे देशवासियों ने जो करके दिखाया सिंदूर ऑपरेशन के थ्रू, उसमें कहीं आपको लगा? हमें नहीं पता कौन थे ऑफिसर, हिंदू थे कि मुस्लिम थे, हमें नहीं पता। नाम हमें निकालने की जरूरत थी, उस टाइम तो हम तालियां बजा रहे थे। उसमें आपने देखिए सूफिया जी ने क्या करके दिखाया अपने देश के लिए। यस याद आ गया नाम। अगर सोच हमारी गंदी होती तो हम जाके पाकिस्तान में, हमारी बहन सूफिया जी पाकिस्तान में मार के वापस ना आती। अगर हमें अपने देश से प्रेम ना होता तो ये सूफिया कोई हिंदू तो है नहीं, वो भी मुसलमान ही है। और जहां मारने गई थी वो भी मुसलमान थे, लेकिन उन्होंने गलत किया था, उसका जवाब देने गए थे। हम भाई को मारने नहीं गए थे। मेरे साथ जो गलत किया मैं उसका जवाब देने गया था, और उस जवाब को मैं दे के आया कि अगर तुम मेरे घर पे आके मारने की क्षमता रखते हो तो तुम्हारे देश में घुस के हम मारने की भी क्षमता रखते हैं। आज इससे ये आदमी को एहसास होता है।
यहीं से आप सोच लीजिए कि अगर हिंदू मुस्लिम की जो बात करता है तो उससे ज़्यादा ना समझ आदमी हमको नहीं लगता कोई दूसरा होगा। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूं और मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं धन्यवाद कि सर। आपने मुझे बुलाकर अपने स्टूडियो में बिठाल के जो मुझसे पूछा, मैं आपकी बातों का जवाब दिया। अगर कहीं पर कोई गलती होगी उसके लिए आप अरे लोगों से नहीं। सॉरी। नहीं 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 सर, बहुत ही बढ़िया पॉडकास्ट रहा, बल्कि मुझे लगता था कि मेरे क्वेश्चंस बहुत टफ हैं, बट आपने बहुत ही अच्छे से उसके जवाब दिए। इसके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। आप ऐसे ही हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए दोस्तों, हम आपके लिए नया नया कंटेंट लाते रहेंगे। जय हिंद।